आज से हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम पहले कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, फिर उसके बाद वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव्स पर जाएँगे, जिससे कि पेपर में जो भी कन्फ्यूजन होता है वो पहले ही क्लियर हो जाए और यहाँ हम टॉपिक वाइज़ ऑब्जेक्टिव्स को निकाल लें। उसके लिए आप लोगों को सारथी के साथ में जुड़ना है और उसके बाद में अपनी प्लेलिस्ट को ध्यान से एक-एक क्लास को बिल्कुल सीक्वेंस में करते हुए चले जाना है। ठीक है? सारी हिस्ट्री को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इतिहास की बात करें तो हमें पढ़ना क्या है उसमें? हमें देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। लेकिन उससे पहले भी क्या होता है? इतिहास को पहले ऐतिहासिक काल हम जब टाइम में बाँटते हैं, एक होता है हमारा ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक काल। वो काल जिसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है? लेकिन उससे पहले का भी एक समय होता है, ये इतिहास का समय है, उससे पहले का समय होता है प्राक इतिहास, आद्य इतिहास। पहले हम करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और उससे भी पहले का समय होता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। अब ये होता क्या है इसे ध्यान से सुन लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री और इसको बोलते हैं हम हिस्ट्री। एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम हिस्ट्री को, ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक समय को। लेकिन उससे पहले भी ऐसा समय जिसके बारे में यहाँ की अगर हम बात करें, जिसके बारे में लिखना और पढ़ना, रीड एंड राइट, रा राइट एंड रीड, पहले राइट होगा, उसके बाद रीड होगा। पहले लिखा गया और पढ़ा गया, जिसको ना तो लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। केवल हम किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर। इसको बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रोसेस करके कुछ जो हमें प्रमाण मिलते हैं किसी जगह से, कहीं से कुल्हाड़ी मिल गई, कहीं से खोपड़ी मिल गई, कहीं से कुछ चीज़ें मिल गई। जब ऐसे तत्व मिलते हैं तो वो समय जब इंसान पत्थरों के बीच में रहता था, उस समय के अगर हमें कोई प्रमाण मिलते हैं तो उन प्रमाणों को क्या करते हैं हम? कार्बन डेटिंग करते हैं, क्योंकि सभी तत्वों में कार्बन मौजूद है। कार्बन डोटी डेटिंग एक प्रोसेस होता है पूरा-पूरा, जिससे कि अर्ध आयु निकाल कर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो समय कितना पुराना है। मतलब अगर कोई खोपड़ी मिली है नर्मदा से, मान लिया कोई खोपड़ी मिली नर्मदा घाटी से इंसान की पहली खोपड़ी मिली, तो हमें उसको कार्बन डेटिंग करेंगे और ये इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएँगे कि ये कितनी पुरानी है। तो क्यों करें ऐसा? क्योंकि हमें उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं है। जब लिखित प्रमाण नहीं मिला तो हम उसको पढ़ भी नहीं पाए हैं, तो जो भी चीज़ मिली है उसी को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। दूसरी चीज़ होती है आद्य इतिहास। तो इसमें कौन-सा समय आ जाता है? इसमें समय आ जाता है जितना भी हमारा पाषाण काल है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम पाषाण समय की। ध्यान रखना है पाषाण काल किसके अंतर्गत आ रहा है? प्राग इतिहास। जब इसका संधि करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो आद्य इतिहास। इसको लिखा तो गया है लेकिन उसके बारे में ठीक से पढ़ा नहीं गया है। या फिर पढ़ा गया है तो हम उसको केवल अपने संस्कृति के अनुसार देख सकते हैं, धर्म के अनुसार समझ सकते हैं, लेकिन इतिहास के रूप में हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो 2 चीज़ें, अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ आ जाएगी? पहला और दूसरा। एक समय आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा आ जाता है कौन-सा? वैदिक काल। तो वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। तीसरा समय आता है जिसको पढ़ा भी गया है और जिसको लिखा भी गया और उसको बाद में पढ़ा भी गया, और उसके आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, जिसको बाँटा गया है 3 हिस्सों में। कौन-सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये हमारे इतिहास की रूपरेखा है, आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखो, जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री को सबसे पहले किसने दिया? हिस्ट्री का नाम किसने दिया? तो इसके जो पिता कहे जाते हैं वो कौन है? सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो नाम याद रखना है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। और उसमें एक युद्ध का वर्णन किया, पेलोपोनेसियस युद्ध था, जिसका वर्णन एक क्रम व्यवस्थित वर्णन, पहली बार किसी युद्ध का वर्णन उसमें किया गया। इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री।
या इतिहास का जनक, इतिहास का पिता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक दूसरा नाम लेंगे, विलियम जोन्स। इतिहास को जानने के लिए जोन्स, इतिहास को जानने के लिए विलियम जोन्स ने, ये बात है 1784 की। 1784 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, एक ही बात है। तो ये सबसे पहले बनाई किसने? विलियम जोन्स ने, जिसका उद्देश्य था कि हम भारत के और भारत के आसपास के इतिहास को जान सकें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, और हमें तीसरा नाम याद रखना है। किसका? तीसरा नाम आता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिसने स्थापित किया। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ध्यान रखना है। इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बात है कब की? ये बात है 1861 की। इनके ईयर भी याद रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। 1861 में क्या किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना करते हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और यही हमारा सर्वेक्षण विभाग अलग-अलग चीज़ों का इतिहास पे अध्ययन करता है और हमें बताता है कि कौन-सा समय कैसा था, कैसा कल्चर था, वो सब कुछ। तो इन्हें अब कब किसका जो हमारे इतिहास को जानने में सबसे जब मददगार है, वो क्या है? एएसआई। और इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इन्हें बोला जाता है पुरातात्विक, क्योंकि ये पुरातत्व की बात चल रही है। पुरातत्व चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से, मैंने अभी बताया मानव खोपड़ी, कंकाल, हड्डियाँ, शैलाश्रय, कुल्हाड़ी, ऐसी चीज़ों से उपकरण, इनके आधार पर इन्हें खोज करके, इन्हें जान के, कार्बन डेटिंग करके जो सबसे मेन काम करवा रहे हैं, वो कौन करवा रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्हें कहा जाता है पुरातत्व इतिहास का जनक या पुरातात्विक इतिहास का जनक। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं 3 से 4। तो हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाने वाले 1784 में, और 1861 में क्या करवाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाते हैं, और इन्हें ही पुरातात्विक इतिहास का जनक कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो देखो, ये तो हो जाते हैं नाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा पहला टॉपिक है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, और ये प्राक ऐतिहासिक काल है कौन-सा? तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री टाइम। और प्री हिस्ट्री की जब बात चल रही है, तो ये समय कौन-सा है? वो आपको पता होगा। जब ना तो जिसके बारे में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। ये वो समय है, ना लिखा गया और ना पढ़ा गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम प्राग इतिहास। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर, स्टोन एज। पाषाण का अर्थ है पत्थर, अर्थात इंसान जब पत्थरों के बीच में रहता था, ठीक है? कैसे काम करता था वो? घर उसका था नहीं, खेती थी नहीं, पशु थे नहीं, तो इंसान कैसे रह रहा है? पत्थरों के बीच में रह रहा है, पत्थरों का उपयोग कर रहा है, गुफाओं में रह रहा है, चट्टानों के बीच रह रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया है पाषाण, अर्थात पत्थरों वाला काल। इसको हम 3 हिस्से में बाँट देते हैं, एक पुरापाषाण काल,
एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। बस अब यहाँ से थीम समझनी है आपको, कि देखो हम इनको बाँट क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंसान की जीवन शैली बदलेगी, उसके रहने का तरीका बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, ठीक है? तो कैसे बदल रहा है वो सब? वो ऐसे बदल रहा है कि इंसान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो आखेटक है। जितने भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वो सारे के सारे वर्ड क्वेश्चन से ही हैं, इतना ध्यान रखना है। इंसान क्या है यहाँ पर, आखेटक है, वो शिकारी है, वो क्या है, घुमंतू है, मतलब उसको कोई काम नहीं है, केवल इधर-उधर घूमने वाला है। इधर-उधर घूम के देखो, इंसान की पहली ज़रूरत क्या होती है? खाना होता है। तो खाने के लिए वो इधर-उधर घूमेगा, शिकार करेगा, शिकार करके वो खा जाएगा। वो उसका क्या है, उसका रहने का तरीका है। अब यहाँ पर खेती नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है। अब इस काम को करने के लिए वो क्या करेगा? इस काम को करने के लिए वो क्या करेगा? पत्थर से पत्थर तोड़ के हथियार बनाएगा, ठीक है? तो यहाँ इसको हथियार के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 शैली में हम बदलते हैं, 3 कैटेगरी में। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर पहले बड़े-बड़े हथियारों का प्रयोग करता था, फिर छोटे-छोटे हथियारों का और फिर ब्लेड का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैसे यहाँ पर हथियार जो उपकरण यूज़ कर रहा है, पहले बड़े-बड़े ये पत्थर यूज़ कर रहा है, फिर उसके बाद में ये छोटे पत्थर यूज़ करेगा इस तरीके से, ऐसे कर लेगा पत्थरों को और फिर उसके बाद में इनको और धार बना लेगा इन पर, ऐसे करके। तो बोला जाता है ब्लेड या हड्डी वाले उपकरण। ये थे हमारे पेबुल, पेबुल मतलब मोटे-मोटे पत्थर। पेबुल, चॉपर चॉपिंग और उसके बाद में ब्लेड हड्डी वाले, ये फलक। इस तरह के वो हथियारों का प्रयोग कर रहा है और इनसे क्या कर रहा है, वो अपना शिकार कर रहा है। तो इंसान कैसा है? शिकारी है, घुमंतू है, आखेटक है, शिकार करने वाला है। कहाँ पर रह रहा है? उसका जो आश्रय है वो कैसा है? आश्रय, शैलाश्रय, शैल अर्थात गुफाएँ, वो उसका आश्रय है। बड़े-बड़े पत्थरों के बीच में रहना। इसको बोलते हैं मेगालिथ, मेगालिथिक एज, ठीक है? के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो वहाँ पर रह रहा है तो उसके रहने का तरीका क्या होगा? केवल हथियारों से शिकार करेगा। अब उसको हथियार भी चाहिए शिकार करने के लिए, तो हथियार कौन-सा होगा? तो देखो, हथियार कौन-सा यूज़ करेगा? शिकार करने के लिए वो हथियार यूज़ करेगा सबसे पहला, पहला हथियार, हथियार कौन-सा यूज़ करेगा? कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है? हाथ की कुल्हाड़ी मतलब पत्थर से पत्थर तोड़ा, इस तरीके से। अभी मैंने बताया पहले मोटे-मोटे पत्थर थे, पत्थर है ये मोटा-सा, तो यहाँ से ये पत्थर को तोड़ दिया, यहाँ से पत्थर को तोड़ दिया, तो ये इस तरह का पत्थर बन जाता है और यहाँ से इसको हैंडल से पकड़ लिया। उसने यहाँ से इसको यहाँ से धार लगा दी। इसको बोला गया क्या? हस्तकुठार, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, ठीक है? इसको जो सबसे पहले खोजा 1863 की बात है, ये हस्तकुठार या हाथ की कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी को तमिलनाडु के पल्लवरम से, पल्लवरम से इसका प्रमाण मिला है, प्रमाण, ठीक है? किसने खोजा ये? ये खोजा रॉबर्ट ब्रूस फूट, अलग से लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट। यहाँ पे याद रखना है, ये इसका प्रमाण मिला है 1863 में और इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक भी बोला जाएगा इसको। देखो, पुरातात्विक इतिहास का जनक, पुरातत्व का जनक किसको बोला जा रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको बोला जा रहा है? रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन है ये? जो तमिलनाडु के पल्लवरम से क्या कर रहे हैं? 1863 में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 1863 में क्या कर रहे हैं?
पहली हाथ की कुल्हाड़ी को खोज रहे हैं, ठीक है? अब जब पत्थर से पत्थर मारकर हाथ की कुल्हाड़ी खोज ली गई है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंसान से गलती से आग लग जाएगी। पत्थर से पत्थर मारेगा, चिंगारी उठी और चिंगारी उठी तो वहाँ पर आग लग गई। पूछा जाता है कि अग्नि का प्रयोग कब किया? अग्नि से परिचित कब हुआ इंसान? तो यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है वो आग का आविष्कार ही कब हो रहा है? पुरापाषाण काल में। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं कि आग का आविष्कार कब हो रहा है? पुरापाषाण काल में, ठीक है? मानव खोपड़ी का प्रमाण कब मिलेगा? पुरापाषाण काल में। गुफाओं के बीच में कब कहाँ पर रहेगा? पुरापाषाण काल में। अगर हम गुफाओं की बात करें, तो गुफाओं में हमें एक चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में, ठीक है? तो भीमबेटका यहाँ पर मैं आश्रय दिखा देता हूँ। एक भीमबेटका की गुफाएँ हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ती है, रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला जो शैलाश्रय था, सबसे पहला जो गुफाओं में रहना था, सबसे पहला जो गुफा चित्रकारी थी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिलती है हमें इंसान की सबसे पुरानी। मतलब गुफाओं में रहता था, तो गुफाओं में ही क्या करता ये चित्रकारी कर देता था। समझाने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए दीवारों पे लाल रंग का कुछ उठाता और उससे लाल काले रंग से उन्हें पोत देता, ठीक है? डिजाइन बना देता कि और ऐसा दिखाता उन चित्रों में कि जिस जैसे कि एक आदमी है, वो इस पे एक किसी जानवर को घेरे हुए है और उसके साथ-साथ और भी इंसान आ जाते हैं उसको घेरने के लिए। तो वो सब जो चित्रकारी है, पहला प्रमाण हमें मिल रहा है कहाँ पर? भीमबेटका। तो ध्यान रखना है, भीमबेटका से हमें गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिल रहा है। हमें सबसे पहला हस्तकुठार, हाथ की कुल्हाड़ी पहला खोजा गया हथियार था और वो कहाँ पर खोजा जा रहा है? वो तमिलनाडु के पल्लवरम से खोजा जा रहा है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा है, जिसको क्या बोल रहे हैं? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोल रहे हैं। एक दूसरी चीज़ और याद रखनी है कि मानव खोपड़ी का जो पहला कंकाल मिल रहा है, मानव खोपड़ी, क्योंकि यहाँ पर इंसान की बात चल रही है, तो मानव खोपड़ी पहली पहला मानव खोपड़ी का प्रमाण कहाँ पर मिल रहा है? नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से, ठीक है? इसको याद रखना है कि नर्मदा घाटी में पहला मानव खोपड़ी का पहला प्रमाण मिल रहा है, ठीक है? जिसका नाम है, अगर नाम भी याद रखें आप, तो नाम भी याद रखना है हथनोरा, हथनोरा, ठीक है? जिस जगह से मिला है नर्मदा घाटी में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, फिर से एमपी, मध्य प्रदेश। अब ये क्यों यहाँ पर ज़रूरी है? क्योंकि देखो कई बार ये प्रागैतिहासिक काल को वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं, ऐसे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी हमें इतना करना चाहिए कि वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन्स बना हो या बनने की संभावना हो, उतना हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रागैतिहासिक काल हमने देखा, इसमें अभी पुरापाषाण काल देखा है। पुरापाषाण काल में शिकारी था, आँखें ढकता इंसान, घूमने वाला था, गुफाओं में रहता था, हथियार बनाता, पत्थर तोड़ता और उन हथियारों का यूज़ करता शिकार करने के लिए। तो उसने पहला हथियार ये कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी बनाई और ये तमिलनाडु के पल्लवरम से हमें मिली हुई है। इसको बनाने के चक्कर में उसने आग की खोज कर दी, आज का आविष्कार कर दिया, लेकिन प्रयोग करना अभी नहीं जानता है। ये कहाँ से हमें क्या प्रमाण मिल रहा है? भीमबेटका की गुफाओं से गुफा चित्रकारी मिल रही है और हथनोरा से हमें मानव खोपड़ी का पहला प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, आते हैं मध्यपाषाण काल पर। मध्यपाषाण काल में एक विशेषता को सबसे मेन याद रखना है आपको, क्या? पशुपालन, पशुपालन, ठीक है? जीवन बड़ा आराम से चल रहा था। देखो खेती बाद में आएगी, पशुपालन पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो जीवन चल रहा है उसका, शिकार कर रहा है, घूम रहा है, गुफाओं में रह रहा है, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, उसको ज़रूरत पड़ी अपने साथ किसी जानवर की, जो उसको सचेत कर सके दूसरे जंगली जानवरों से। अब पहला जो पशुपालन किया उसने क्या किया? पहला पशु, पहला पशु कौन-सा पाला? कौन-सा पाल सकता है जो उसको सहायता करेगा जीवन रहने में? कुत्ता, पहला पशु पाल रहा है कुत्ता। ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो वो इंसान के द्वारा पहला पाला गया पशु कुत्ता, क्योंकि एक तो
उसकी नींद ऐसी है और सूंघने की शक्ति ऐसी है, कोई भी जंगली जानवर आएगा तो उससे इसका बचाव कर सकेगा इंसान का। तो इसलिए ये पहला पशु पाल लेता है कुत्ता। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? और यहाँ पर आग का प्रयोग करना थोड़ा-थोड़ा चालू कर देता है। ठीक है? कहाँ पर? मध्यपाषाण काल में। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है? मध्यपाषाण काल में। अब मध्यपाषाण काल में हमसे ये पूछा जाता है कि पशुपालन का जो पहला साक्ष्य है, पहला प्रमाण वो कहाँ पर मिल रहा है? तो वो हमें मिलता है राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। ठीक है? तो एक नाम है यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रमाण। एक नाम है बागोर, ये पड़ता है राजस्थान में, और दूसरा है आदमगढ़, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ दोनों जगह से हमें पशुपालन का पहला प्रमाण मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखें। तो हमारे लिए देखो ये एमपी महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये है राजस्थान में। ठीक है? एमपी से पशुपालन मिल रहा है, एमपी से गुफा चित्रकारी मिल रही है, एमपी से नर्मदा घाटी में हमें हथनोरा में मानव खोपड़ी मिल रही है पहले सबसे पुरानी। प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जो नरकंकाल हैं, वो उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक है, उतना हम करेंगे। ठीक है? उत्तर प्रदेश से हमें जो प्रमाण मिला है, वो धान के साक्ष्य है। सबसे पहले चावल उगाया गया पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश में, ये प्रमाण मिल रहा है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको देखेंगे। नप्पाषाण काल की विशेषता क्या है? कृषि। कृषि। कृषि नप्पाषाण काल की विशेषता है। अब इंसान के द्वारा क्वेश्चन सीधा-सीधा होता है कि कृषि का आरंभ कब किया गया? कब सबसे पहले कृषि की गई इंसान के द्वारा? तो नप्पाषाण काल में आता है। देखो ये लाखों वर्ष पहले की बात है, ये कुछ हज़ार वर्ष पहले की बात है और ये फिर उसके बाद में और कुछ हज़ार वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कृषि और पशुपालन पहले से चल ही रहा था। पशुपालन, तो यहाँ पर उसने खेती भी चालू कर दिया। अब खेती में जो सबसे पहले उगाया, देखो यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है। अभी तक जो पुरानी किताबें मिलेंगी, उनमें मिलेगा आपको जौ, सबसे पहले उगाया गया अनाज। ठीक है? लेकिन अभी के जो नवीनतम शोध हैं, उनके अनुसार ये आंकड़े बदल गए हैं और नई खोज के अनुसार चावल सबसे पहले उगाई हुई फसल है। अभी तक चल रहा था मेहरगढ़, कि मेहरगढ़ में जौ और चावल सॉरी जौ और गेहूँ, ठीक है? मेहरगढ़, मेहरगढ़, कहाँ पर पड़ता है मेहरगढ़? पाकिस्तान। जौ और चावल, सॉरी जौ और गेहूँ, जौ, गेहूँ, ठीक है? मेहरगढ़ से कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। लेकिन अब ये आंकड़े बदल गए हैं और ये लगभग 6000 वर्ष पुराना है कि 6000 साल पहले इंसान ने सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाया। जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी, लेकिन नए शोध के अनुसार यहाँ पर अपना लहुरा देव, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, लहुरा देव। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है कहाँ पर? तो मैंने अभी बताया यूपी, और यूपी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? भारत में। तो लहुरा देव से क्या मिलता है हमें? चावल का साक्ष्य। इतना दिख रहा होगा, चलिए चल जाएगा। तो यहाँ से मिल रहा है हमें चावल का साक्ष्य। तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिल रहा है? लहुरा देव में मिल रहा है, मेहरगढ़ में मिल रहा है। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर मिल रहा है हमें चावल का साक्ष्य। सबसे प्राचीनतम चावल यहीं पर बनाया गया, मतलब उगाया गया, और उसके बाद में हमें यहाँ मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ। उसके बाद धीरे-धीरे करके इंसान ने धातु खोज लेगा और धातु खोजते के साथ वो पहुँच जाता है ताम्रपाषाण काल में। तो यहाँ पर पहली खोजी गई धातु, यहाँ पर देखो आग का पूरा प्रयोग यहाँ पर कर रहा है नवपाषाण काल में, इसको भी याद रखना है। और इसके बाद इसके अंतिम अवस्था में, ये याद रखें, अंत में, अंतिम अवस्था में क्या होता है? धातु की खोज हो जाती है, धातु की खोज। और धातु सबसे पहली जो खोजता है, पहली धातु कौन सी खोजी गई?
वो खोजी गई तांबा। इस बात को याद रखना है और यहीं से समय चालू हो जाता है तांबे को पत्थरों के साथ में यूज करने का। और तांबे को जब पत्थरों के साथ में इंसान यूज करेगा तो उसी को बोला जाएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, समझ गए होगे इतना। तो यहाँ पर आग का पूर्ण प्रयोग भी हम देख लेते हैं। आग का पूर्ण प्रयोग, बर्तन, मृद भांड। ठीक है, यहाँ पर बनाएगा मिट्टी के बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर कच्चे मिट्टी के बर्तन बना रहा है, लेकिन यहाँ पर आग का पूर्ण प्रयोग हो जाएगा कुम्हार के चाक से। कुम्हार का चाक, पहिया, वो सब आ जाता है। तो यहाँ पर पके हुए मिट्टी के बर्तन बनाएगा, जिनको बोला जाएगा मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। चित्रित गेरु मृद भांड, ऐसे करके अलग अलग मृद भांड आएंगे जो यहाँ पर ये बना लेगा। एक बार दोबारा से देख लो कि क्या है। प्रागैतिहासिक काल, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने शुरुआत की एक तमिलनाडु के पलवरम से। हाथ की कुल्हाड़ी खोजी और देखा कि ये तो बहुत ज्यादा पुरानी है। जब ये पता चला तो उसके बारे में धीरे धीरे उसके बाद में खोज चालू हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इन लोगों ने बताया कि किस तरह से इंसान रहता था, तो शिकारी था, घूमता था, फिरता था, गुफाओं में रहता था। उसके प्रमाण हमें कहाँ-कहाँ से मिले? तो पल्लवरम से कुल्हाड़ी मिली, हथनोरा से मानव खोपड़ी मिली सबसे पुरानी, उसके बाद भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली, गुफाओं में रहने का इंसान का प्रमाण मिला। उसके बाद पशुपालन आता है, पहला पशु कुत्ता खोजा गया। आग का प्रयोग धीरे-धीरे करने लगा है आजमगढ़ और बागौर राजस्थान से ये क्या कर रहा है, पहले कुत्ते का प्रमाण मिल रहा है, उसके बाद नपाषाण काल में आते-आते ये कृषि चालू कर देगा, कृषि के साथ पशुपालन करेगा। तो लहुरा देव से सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला उत्तर प्रदेश से चावल का। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूँ और गेहूँ का साक्ष्य मिल रहा है। आग का पूर्ण प्रयोग करने लगता है, मृदभांड बना लेता है, कुम्हार का चाक यहाँ पर तैयार है, उसी को पहिए पहिए बनाएगा उसी से। और उन्हीं पहियों से, ठीक है, क्या करेगा वो, आगे गाड़ी बनाकर और खेती करेगा। और यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, स्थायी निवास। क्योंकि कृषि देखो, जहां पर खेती हो जाएगी और पशु है ही हमारे पास में, तो वहां पर खेती अच्छी होगी। जब खेती अच्छी हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा, वहां पर रहने की कोशिश करेगा। और जब इंसान वहां पर रहेगा, अगर हमें कहीं दूसरी जगह जाके खेती करनी पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे रह रहा है अगर वहीं खेती कर ले तो आसान हो जाएगा। तो यहीं पर आकर क्या होता है, स्थायी निवास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नवपाषाण काल की क्या अवस्था है, स्थायी निवास। यहाँ पर चालू हो जाएँगे स्थायी निवास, ठीक है, इंसान के। तो यहाँ पर वो स्थायी निवास बनाकर रहने लगा है। तो ये हमने पूरा पूरा कर लिया है। पाषाण काल को थोड़ा संक्षेप में किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। जितना संभावित हो सकता है उतना हमने समझा है। बाकी ये हमने हिस्ट्री का आज बेस रख दिया है। अब हम एक-एक करके इसके टॉपिक्स को करेंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, उसके बाद ऐसे करके सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से वो करेंगे टॉपिक्स। उसके लिए बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है क्लास को, और इस क्लास को लाइक करने के बाद में सारथी से जुड़ ज़रूर जाना है, ठीक है? बाकी लोगों को भी बताना है, उन्हें भी जोड़ना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज ये केवल आधार था जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, वहाँ पर उसका पूरा समाधान किया जाएगा। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।